हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और दोस्तों मैं हूं RS सर। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 12th बायोलॉजी जीव विज्ञान, जिसमें चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मानव जनन। फर्स्ट पार्ट मानव जनन की फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा और इन प्रश्नों के 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएंगे ये पेपर। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाकर याद कर लीजिए। पेपर में की तैयारी के लिए आप इन्हें याद कीजिए और समझिए। और प्यारे विद्यार्थियों, जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी वीडियो के माध्यम से जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको मैं इसमें आप अपनी इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखें, क्योंकि हम शुरू से देखेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, तभी हमारी समझ में आएगा। तो आइए हम लेके चलते हैं आपको चैप्टर 3 मानव जनन पे प्रश्न नंबर फर्स्ट। RS स्टडी पॉइंट, यू आर वेलकम। जनन किसे कहते हैं? जनन किसे कहते हैं, इसके आधारीय लक्षण बताइए। जनन किसे कहते हैं और इसके लक्षण बताने हैं। तो इसमें देखते हैं, जीवों का वह गुण जिसमें वे अपने समान छोटे से छोटे जीवों को उत्पन्न करते हैं। जीवों का वह गुण जिसमें वो अपने समान छोटे से छोटे जीवों को उत्पन्न करते हैं, उसे जनन या प्रजनन कहते हैं। इसे इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इसमें कोश का विभाजन होता है। यह क्रिया है, इसमें कोश का विभाजन होता है, अर्थात सेल डिवीजन पाया जाता है। नंबर 2, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। नंबर 3, इसमें डीएनए का द्विगठन होता है, अर्थात इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं डीएनए आरएनए, तो इसमें केवल डीएनए का मल्टीप्लिकेशन या द्विगुणन होता है। अगला पॉइंट, इसमें आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है, और ये जनन है रिप्रोडक्शन। इसमें आरएनए और प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है, अर्थात आरएनए प्रोटीन बनते हैं। और अगला पॉइंट 5 पॉइंट है, 5 लक्षण इसका, प्रोण में जननों का विकास होता है। इसमें प्रोण होते हैं ना, उनमें जननों का क्या होता है, विकास होता है। अच्छा प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न को आप लर्न कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पेपर में आने की पूरी संभावना है, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूं। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों ने अच्छे तरीके से समझकर उन्हें पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य में जनन के समय होने वाली प्रमुख घटनाओं को बताइए। मनुष्य में जो जनन के समय जो घटनाएं होती हैं, वो कौन कौन सी घटनाएं, उनके बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य एक बाइपेरस, विवोपेरस या जरायुष प्राणी है। मनुष्य एक विवोपेरस प्राणी है। जनन के समय होने वाली कुछ प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित है, और इसमें जनन के समय जो घटनाएं होती हैं, मनुष्य में जो रिप्रोडक्शन समय जो घटनाएं होती हैं, वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, युग्मक जनन, युग्मकों का निर्माण। क्या होता है, युग्मक जनन होता है। युग्मक जनन अर्थात गैमीटोजेनेसिस। क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस। तो इसमें पहली घटना यह कि युग्मकों का निर्माण होता है, अर्थात अंडाणु और शुक्राणु बनते हैं। इस क्रिया में क्या होते हैं, जनन के समय गैमीट जनन होता है। गैमीट जनन के अंतर्गत जो ओवम और स्पर्म होते हैं, अर्थात अंडाणु और शुक्राणु होते हैं, उनका निर्माण होता है। ये इसकी पहली घटना है।
नंबर दो, दूसरी घटना ये है इंसमीनेशन। इंसमीनेशन अर्थात होता है शुक्राणुओं का जो इसमें स्पर्म होते हैं उनका योनि में पहुंचना। इंसमीनेशन का मतलब होता है कि जो इसमें जनन के समय जो मेल में जो शुक्राणु बनते हैं उनको योनि में पहुंचाना होता है। नंबर तीन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में प्यारे बच्चों निषेचन कहते हैं। तो निषेचन क्या होता है कि जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलकर जायगोट का निर्माण करते हैं तब इसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है, जायगोट बनता है, इसे ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। या इसे अपन कह सकते हैं अंडाणु और शुक्राणु का मिलना, जायगोट का विकास होना। अंडाणु और शुक्राणु को मिलना अर्थात जायगोट का विकास होना। देखते हैं अगली घटना। नंबर 4, इनप्लांटेशन। इनप्लांटेशन को हिंदी में रोपण कहते हैं बच्चों। तो ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की दीवार से चिपकना इनप्लांटेशन कहलाता है। जब क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट उनका गर्भाशय की दीवार होती है, उनसे चिपकना ही क्या कहलाता है, रोपण कहलाता है। अगली घटना है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है बच्चों, भ्रूण का विकास होता है। गैस्ट्रुलेशन के अंतर्गत क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है अर्थात एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो बनने की क्रिया होती है, एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है उसका विकास होता है, उसे गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है। प्रसव, पार्चुटेशन, मादा द्वारा बच्चे को जन्म देने की क्रिया, मादा के द्वारा बच्चों को जन्म देने की क्रिया अर्थात गर्भाशय से बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं या पार्चुटेशन कहा जाता है। इंग्लिश में पार्चुटेशन कहती हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जैसे मेल है, मेल के द्वारा फर्टिलाइजेशन के बाद जब मेल के द्वारा बच्चों को जन्म देने की क्रिया होती है उसे पार्चुटेशन या प्रसव कहते हैं। अर्थात गर्भाशय से, दूसरे शब्दों में इसकी कह सकते हैं कि गर्भाशय से बच्चों के बाहर निकलने की क्रिया प्रसव कहलाती है। प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, मानव जनसंख्या अध्ययन क्या है। मानव जनसंख्या अध्ययन क्या है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के परिणाम के प्रति बनती है। इसका घनत्व क्या है, जनसंख्या, मानव जनसंख्या अध्ययन का महत्व। तो इसका महत्व है अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के परिणाम के प्रति बनना। नंबर 2, छोटे परिवार का लाभ ज्ञात होना, छोटे परिवार का लाभ ज्ञात होना। नंबर 3, जनसंख्या वृद्धि अथवा घनत्व आदि का ज्ञान होना। जनसंख्या वृद्धि होती है, उसका घनत्व होता है, उसका ज्ञान होना। बढ़ती हुई आबादी को रोकने के उपाय जानना, बढ़ती हुई जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है उसकी आबादी को रोकने के उपाय जानना। तो मानव जनसंख्या अध्ययन के अंतर्गत आती है। नंबर 5, रहन सहन के स्तर से जनसंख्या का वृद्धि कर पता लगाना। रहन सहन के अंतर्गत जो जनसंख्या में वृद्धि होती है उसको वृद्धिकरण और उसका बारे में पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जनसंख्या विस्फोट या अति जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याएं, उपाय बताइए। इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो जनसंख्या विस्फोट या अतिशय जनसंख्या या जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याओं के उपाय बताइए। तो जनसंख्या विस्फोट क्या होता है बच्चों, जनसंख्या विस्फोट जनसंख्या की तीव्र से होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहती है। अर्थात कह सकते हैं कि जैसे ही जनसंख्या में जो वृद्धि होती है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है, तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या में मानव जनसंख्या में वृद्धि होना ही जनसंख्या वृद्धि कहलाती है।
क्वेश्चन नंबर 5, जनसंख्या किसे कहते हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद कीजिएगा इसे। जनसंख्या किसे कहते हैं? एक इकाई समय में एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले किसी जाति के कुल जीवों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। एक इकाई समय में एक निश्चित क्षेत्र में पाया जाने वाले किसी जाति के इकाई समय में एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले किसी जाति के कुल जीवों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। कुल जीवों की संख्या होती है उसे जनसंख्या कहते हैं। इसे इंग्लिश में जनसंख्या को इंग्लिश में पॉपुलेशन कहते हैं और यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो पॉपुलस से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है लोग। पॉपुलेशन एक किसका भाषा का शब्द है? पॉपुलेशन शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो पॉपुलस से मिलकर बना हुआ है और जहाँ पर पॉपुलस का अर्थ होता है जनसंख्या या लोग। जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का जो सांख्यिकी अध्ययन होता है उसे डेमोग्रेसी कहते हैं तथा अध्ययन करने वाले व्यक्ति को डेमोग्राफिक्स कहते हैं। अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है उसे डेमोग्राफिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य में पाई जाने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को समझाइए। मनुष्य में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को बताइए। तो इसमें नंबर 1 पहला पढ़ते हैं। 12 से 16 वर्ष की आयु यौवनारंभ कहलाती है। जो 12 वर्ष से 16 वर्ष की आयु होती है उसे यौवनारंभ कहते हैं। इस समय वृषण से स्रावित होने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इस समय जो वृषण से स्रावित होता है उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, द्वितीय लैंगिक लक्षणों को विकसित करता है। वो किसको विकसित करता है? द्वितीय लैंगिक लक्षणों को विकसित करता है। तो 12 से 16 वर्ष की आयु 12 से 16 वर्ष की आयु यौवनारंभ कहलाती है। इस आयु में वृषण से स्रावित होने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो द्वितीयक लक्षणों को विकसित करता है, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1, द्वितीयक लक्षण कंधों का चौड़ा होना। जब द्वितीयक लक्षण होते हैं तो कंधों का चौड़ा होना। नंबर 2, आवाज़ का भारी होना। आवाज़ में भी परिवर्तन होता है, आवाज़ का भारी होना। नंबर 3, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना। चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आ जाती हैं। और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, और इसमें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, होने स्टार्ट हो जाता है। शुक्राणु तथा वीर्य का निर्माण होना, और इसमें स्पर्म होते हैं, स्पर्म और सीमेन का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। शरीर का सुडौल व बलशाली होना, जो बॉडी है वो सुडौल हो जाती है, बलशाली हो जाती है। और बगल तथा गुप्तांगों के चारों तरफ बाल होना, ये इसके प्रमुख लक्षण मैंने बता दिए आपको कि मनुष्य में पाए जाने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षण ये होते हैं। कंधों का चौड़ा होना, आवाज़ भारी होना, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, और शुक्राणुओं का निर्माण, वीर्य का निर्माण, शरीर का सुडौल, ये इसके प्रमुख द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं लड़कियों में पाए जाने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षण। यहाँ पे लड़कियों में पाए जाने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर 1 इसमें पढ़ते हैं, लड़कियों में 12 से 15 वर्ष की उम्र यौवनारंभ कहलाती है। लड़कियों में 12 से 15 वर्ष की जो उम्र होती है उसे यौवनारंभ कहते हैं। इसमें पाए जाने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षण निम्न है। इसमें पाए जाने वाले लड़कियों में पाए जाने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आवाज़ का पतला होना। जब ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रारंभ हो जाते हैं लड़कियों में तो आवाज़ पतली हो जाती है। नंबर 2, मासिक धर्म का शुरू होना, मासिक धर्म का शुरू होना। नंबर 3, अंडाणु निर्माण की क्रिया का शुरू होना। अंडाणु जो ओवम
ओवम होते हैं ना, ओवम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, शुरू प्रारंभ हो जाता है। नंबर 4, स्तनों में उभार होना। नंबर 6, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, इसमें भी ये लक्षण होता है। नंबर 7, वक्ष व जहान भागों में बालों का आना, गुप्तांग के चारों तरफ बालों का आना, ये इसके लड़कियों में होने वाले द्वितीयक लिंग के लक्षण है। अब चलते हैं, तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर नंबर 3 मानव जनन में आपको पढ़ाया। पहला प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न, जनन किसे कहते हैं, जनन किसे कहते हैं, इसके आधारित लक्षण ये मैंने आपको बता दिए। इसके बाद मैं आपको दूसरे प्रश्न की ओर लेके चला, जिसका नाम मनुष्य में जनन के समय होने वाली प्रमुख घटनाओं के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, इसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं। अगला प्रश्न, मानव जनसंख्या घनत्व का महत्व बता दिया मैंने। मानव जनसंख्या अध्ययन का क्या महत्व है, जनसंख्या विस्फोट क्या है, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके बाद जनसंख्या किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। बहुत अच्छा प्रश्न, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केवल इम्पोर्टेंट प्रश्न जो वर्ष 2023 में वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों के बारे में बता रहा हूँ। मनुष्य में पाई जाने वाली द्वितीयक लिंग के लक्षण मैंने आपको बता ही दिए कि कौन कौन से द्वितीयक लिंग के लक्षण होते हैं। कंधों का चौड़ाना, आवाज़ भारी होना, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना, ये इसके मनुष्य में पाए जाने वाले द्वितीयक लिंग के लक्षण है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आया था कि लड़कियों में पाए जाने वाले द्वितीयक लिंग के लक्षण को बताइए, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों से आप लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको लेके आया हूँ वृषण की आंतरिक संरचना को समझाइए। जो वृषण होता है, टेस्टिज होता है, उसकी आंतरिक संरचना क्या होती है, इसको समझाना है। तो इसके प्रश्न के उत्तर में देखते हैं कि वृषण गोल या अंडाकार रचना होती है। वृषण की जो रचना होती है वो कैसी होती है, गोल या अंडाकार रचना होती है, जो पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। जो वृषण की रचना होती है गोल या अंडाकार होती है, जो कौन सी झिल्ली से घिरी रहती है, जिस झिल्ली का नाम है पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा यह घिरी रहती है। इस झिल्ली के अंदर संयोजी ऊतक का आवरण होता है, और यह झिल्ली होती है पेरिटोनियम झिल्ली होती है, उसके अंदर संयोजी ऊतकों का आवरण होता है, संयोजी ऊतकों का आवरण होता है। ट्यूनिका एलुजिनिया, इसमें संयोजी भरा रहता है, संयोजी द्रव भरा रहता है। ट्यूनिका एलुजिनिया, इसमें संयोजी द्रव भरा रहता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि इसकी संरचना होती है, स्ट्रक्चर है वो कैसे है, किस तरीके से, कि इसकी संरचना है। पेरिटोनियम झिल्ली, ये इसमें शुक्राणुजनन नलिका है, और परिपक्व शुक्राणु, इसके अंदर परिपक्व शुक्राणु भरे हुए हैं, परिपक्व शुक्राणु। और इसके बाद इसमें सेल है, सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं इसमें। ये क्या है, सर्टोली सेल्स हैं इसमें। इसके बाद इधर की साइड देखते हैं, इसमें जो छोटी छोटी इस तरीके रखी हुई हैं, इन्हें इनवर्टिशियल सेल कहते हैं। इनवर्टिशियल सेल है, ये अंतराली कोशिकाएं कह सकते हैं। और यहाँ पे जो इसके अंदर है, इसको कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक। और ये अपना जो इसके अंदर ये रखी हुई है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है, इसको ब्लड कैपिलरी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ब्लड कैपिलरी। यहाँ पे देखते हैं वृषण की अनुप्रस्थ काट। वृषण के अनुप्रस्थ काट के बारे में पढ़ेंगे कि वृषण होता है जिसमें 400 से 600 कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। वृषण के अंदर 400 से लेकर 600 कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। इन्हें शुक्रजनन नलिकाएं भी कहते हैं। इन नलिकाओं को और क्या कहते हैं, शुक्रजनन नलिकाएं भी कहते हैं। इन नलिकाओं के बीच बीच में जो नलिका होती है, इनके बीच बीच में रुधिर वाहिकाएं व कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह पाए जाते हैं। इन नलिकाओं के बीच बीच में जो रुधिर वाहिकाएं, जिनमें रुधिर ब्लड होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वह रुधिर वाहिकाएं व कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को अंतराली कोशिकाएं या स्पेसी कोशिकाएं कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या है कि वृषण की अनुप्रस्थ काट की संरचना का अध्ययन करने पर इसमें 400 से 600 कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। इन्हें शुक्रजनन नलिका कहते हैं। और इन नलिकाओं के बीच में
रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह होते हैं, इन्हें अंतरालिक कोशिकाओं के नाम से जानते हैं, जिन्हें अंतरालिक कोशिकाएं कहते हैं। और अंतरालिक कोशिकाएं लीडिंग सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं अंतरालिक कोशिका होती है लेइंग सेल्स इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती हैं। और इन कोशिकाओं के द्वारा यही कोशिका जो अंतरालिक कोशिकाएं होती हैं, लीडिंग सेल्स होती हैं, उनके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावण होता है, जो नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करती है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो मेल में पाया जाता है, जो कि लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। शुक्र जनन नलिका की जनन कोशिका जनन उपकला कोशिकाओं के बीच में, शुक्र जनन नलिका की जनन उपकला कोशिका होती है, उनके बीच में कुछ फूली हुई कोशिकाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। और इसके बीच में कुछ फूली हुई कोशिकाएं दिखाई देती हैं, इन कोशिकाओं को सर्टोली सेल्स कहते हैं। ये कोशिकाएं विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य करती हैं। और सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, इनका कार्य होता है कि जो शुक्राणु स्पर्म होते हैं विकसित होते हैं, उनको पोषण देने का, उनको भोजन देने का काम कौन करता है, सर्टोली सेल्स करती हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मनुष्य को मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मनुष्य में मादा जनन तंत्र होते हैं, मनुष्य के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। अच्छा प्रश्न है, तो इसको देखते हैं। मादा जनन तंत्र बहुत से अंगों से मिलकर बना होता है। जो मादा जनन तंत्र होता है वो बहुत से अंगों से मिलकर बना होता है, जिनमें से अंडाशय प्राथमिक अंग होता है। जिनमें से जो अंडाशय होता है, ओवम होता है, वो क्या होता है, प्राथमिक अंग होता है। क्योंकि यह अंडाशय होता है, ओवम होता है, वो अंडाणुओं का निर्माण करता है। शेष सभी द्वितीयक अंग कहलाते हैं। इसमें निम्नलिखित भाग होते हैं। तो कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, मादा जनन तंत्र बहुत से अंगों से मिलकर बना होता है। मादा जनन तंत्र बहुत से अंगों से मिलकर बना होता है, जिनमें अंडाशय प्राथमिक होता है, जिसमें अंडाशय प्राथमिक होता है। और क्योंकि अंडाशय होता है वो अंडाणु को निर्माण करता है, और शेष सभी द्वितीयक अंग, और इनको छोड़कर शेष सभी जो अंग होते हैं उन्हें सेकेंडरी ऑर्गन्स या द्वितीयक अंग कहते हैं। इनमें निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। नंबर 1 कौन सा भाग है इसमें देखते हैं, ओवरी। ओवरी को हिंदी में अंडाशय कहते हैं, जो मादा में पाया जाता है। फीमेल में मादा में बादाम के आकार की एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में गर्भाशय के दोनों तरफ पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि जो ओवरी होती है, जो फीमेल्स में पाई जाती है, जो बादाम के आकार के समान संरचना होती है, जो अंडाशय के उदर गुहा के निचले भाग में गर्भाशय के दोनों तरफ पाए जाते हैं। प्रत्येक अंडाशय लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, अंडाशय का प्रमुख कार्य होता है अंडाणुओं का निर्माण तथा लिंग हार्मोन का स्त्रावण करना। ठीक है, तो अंडाशय का प्रमुख कार्य होता है अंडाणुओं का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। और ये उदर गुहा में पाए जाते हैं। इनकी संरचना होती है बादाम के आकार के समान, गर्भाशय के दोनों तरफ पाई जाती है। हेडिंग नंबर 2, अंडवाहिनी या ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। अंडवाहिनी को ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब्स के नाम से भी जानते हैं। तो अंडाशय के पास से, अंडाशय ओवरी होती है, उसके पास से एक झालर के समान एक नली निकलती है। क्या निकलती है? एक नली निकलती है, जिसे अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। अंडाशय के पास से एक झालरदार कीप के समान एक नली निकलती है, जिसे अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, जो लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। जो कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में पूर्ण होती है। निषेचन की जो क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की वो प्रोसेस होती है, वो कहाँ पे पूर्ण होती है? फैलोपियन ट्यूब्स में ही, ओविडक्ट में पूर्ण होती है। नंबर 2 पॉइंट है गर्भाशय। गर्भाशय क्या होता है? यह है गर्भाशय, यह उल्टी
नाशपाती के समान रचना होती है। नाशपाती ले लो, उसको उल्टी कर दो तो उसके समान जो संरचना बनेगी वो क्या कहलाएगी? गर्भाशय होगी, जो लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है और 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 3.5 सेंटीमीटर मोटी होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है? जो लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबी इसकी होती है, 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 3.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, चलते हैं आगे। जो ये इसकी स्ट्रक्चर है, मादा जनन तंत्र का एक प्रमुख चित्र है, तो इसमें देख लेते हैं कि जो इसमें उभरी हुई संरचना सी पाई जाती है, ये संरचना है, इसे क्या नाम दिया है? गर्भाशय गुहा कहते हैं। इसे गर्भाशय गुहा कहते हैं। इसके नीचे जो इस तरीके का गोल अक्षर दिख रहा है उसको मेम्ब्रेन कहा है यहाँ पे। और इसमें एंड्रोमीट्रियम, इसे एंड्रोमीट्रियम कहते हैं। और इसमें माइलिन, इसमें जो इस तरह की संरचना है गोल सी टेढ़ी हुई, उसे मायोमेट्रियम कहते हैं। और ठीक निचले का जो भाग होता है उसे ग्रीवा या यूटेरस या गर्भाशय कहते हैं। अब इधर साइड पे चलते हैं। यूटेराइन फंड्स, ये यूटेराइन फंड्स है। जीएस थाइमस है, एम्पुला पाया है ये, और इसमें ये रचना है, इसे ओवरी है। और ये नीचे की साइड है, इसमें साइटेक्स सर्विक्स ग्रीवा है। ये ग्रीवा क्या है ये बच्चों? ग्रीवा। इसमें देख लेते हैं। और ठीक नीचे की तरफ इसमें वेजाइना, योनि पाई जाती है। योनि वेजाइना है। तो ये मादा जनन तंत्र का, मादा जनन तंत्र का भाग है। चित्र बना दिया, ठीक है बच्चों। इसमें निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं। मादा जनन तंत्र में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं? इसमें भी निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं। योनि, योनि तथा योनि अंग। योनि मादा कच्छ होता है। योनि है जो मादा कच्छ होता है, फीमेल का कच्छ होता है, जो 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। योनि अंगों को एक साथ योनि अंगों को एक सा भाग कहते हैं। भाग के दोनों किनारों पर त्वचा होती है। इसके भाग के दोनों किनारों पर त्वचा होती है, जिससे लघु भ्रूणपूष वृद्धि करते हैं। मूत्र मार्ग के ऊपर होता है, जिसे अंड सेशन का कहते हैं। योनि का मुख्य कार्य होता है बीज का निर्माण। योनि का मुख्य कार्य क्या होता है? बीज का निर्माण योनि का मुख्य कार्य होता है। अगला पॉइंट है इसमें जनन तंत्र की ग्रंथियाँ। इसकी ग्रंथियाँ निम्न है। नंबर 1 बायोलिन ग्रंथि। बायोलिन ग्रंथि क्या होती है? ये चिकनाई युक्त द्रव स्रावित करती है। बायोलिन ग्रंथि हुई चिकनाई युक्त द्रव को स्रावित करती है, सीक्रेशन करती है। नंबर 2 पेरिटोनियल ग्रंथि। पेरिटोनियल ग्रंथि, इनका स्राव विशेष गंध वाले गंध उत्तेजकों को उत्पन्न करना होता है। नंबर 3 रिक्वेटल ग्रंथि, इनका स्राव विशेष गंध उत्तेजना करता है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट प्रश्न। मासिक धर्म पर टिप्पणी लिखिए। मादाओं में 12 से 13 वर्ष की उम्र से गर्भ को छोड़कर लगभग 45 वर्ष की उम्र तक 28 दिनों पर गर्भाशय से रुधिर व श्लेष का स्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव, रजोधर्म या मासिक धर्म आदि नामों से जाना जाता है। लड़कियों में पहली बार मासिक धर्म शुरू होने को दर्शन या मेनिवेर कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं।
लड़कियों में पहली बार मासिक धर्म शुरू होने को रजोदर्शन कहते हैं, रजोधर्म या रजोदर्शन कहते हैं। जबकि 45 वर्ष की उम्र के बाद मासिक धर्म के बंद होने को निवृत्ति कहते हैं। 45 वर्ष की उम्र के बाद मासिक धर्म जो बंद हो जाता है इस क्रिया को निवृत्ति या मोनोपॉज कहते हैं। युग्मक जनन किसे कहते हैं? कौन सा जनन है बच्चों? युग्मक जनन। युग्मकों के बनने की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। जैसे युग्मक जनन क्या होता है कि युग्मक जनन के अंतर्गत युग्मक बनते हैं, गैमीट बनते हैं, तो गैमीट बनने की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। युग्मकों का निर्माण जननों के अंडाशय में होता है। वृषण में नर युग्मक, शुक्राणु और अंडाशय में मादा युग्मक होते हैं। और वृषण में नर युग्मक और शुक्राणु अंडाशय में मादा युग्मक के चारों तरफ होते हैं। शुक्राणु जनन द्वारा, अंडाणु जनन के द्वारा होता है। अर्थात कह सकते हैं, अर्थात युग्मक जनन बराबर शुक्राणु जनन बटे अंडाणु जनन। शुक्राणु की संरचना, इंपोर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। परिपक्व शुक्राणु एक लंबी पतली चल जो लगभग 5 म्यू लंबी होती है। यह 3 भागों में बटी होती है। शुक्राणु की संरचना होती है, इसकी संरचना होती है, लंबी होती है, पतली होती है, 5 म्यू तक लंबी होती है, निम्नलिखित 3 भागों में बटी होती है। नंबर 1 है इसका, कौन सा भाग है? सिर। शुक्राणु का प्रथम भाग होता है, 3 भागों में बटा हुआ है शुक्राणु। प्रथम भाग है इसका सिर, हेड। शुक्राणु का पतला भाग सिर कहलाता है। शुक्राणु का पतला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? सिर कहते हैं। सिर के आगे की ओर एक शंक्वाकार रचना पाई जाती है। सिर के आगे की ओर एक शंक्वाकार रचना पाई जाती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। इसका हेड होता है, हेड के आगे तरफ एक रचना पाई जाती है, इसे एक्रोसोम कहते हैं। और यह एक्रोसोम होता है जो गोल्जी बॉडी का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों? गोल्जी बॉडी का बना होता है। यह एक्रोसोम भेदन का कार्य करता है। सिर का शेष भाग को घेरे रहता है। जो एक्रोसोम भाग होता है, जो हेड का, शुक्राणु का जो हेड होता है उसके आगे के भाग को घेरा रहता है। इसके पीछे की ओर समीपस्थ नलिकाएं पाई जाती हैं। इसमें देख लेते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर को। ये इसका स्पर्म है, क्या बच्चे? स्पर्म, शुक्राणु है। तो इसमें जो पहला भाग उसका हो गया इसका हेड, दूसरा मिडल पीस, तीसरा टेल, 3 भाग बटे रहते हैं। तो हेड में जो पहला इसका भाग है, सिर के आगे की तरफ जो भाग होता है हेड के आगे की तरफ, उसको एक्रोसोम कहते हैं। बीच में इसका न्यूक्लियस होता है, प्रोमैक्सियल और डिस्टल सेंट्रीब्यूटल, ये इसमें ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। एक्सियल फिलामेंट होता है, 3 भागों में बटा होता है। शुक्राणु 3 भागों का बटा होता है, हेड, मिडल पीस और टेल। दूसरी हेडिंग है इसकी मध्य भाग। क्या है बच्चों? मध्य भाग। सिर के पीछे पाया जाने वाला भाग मध्य भाग कहलाता है, या इसे इंग्लिश में मिडिल पीस कहते हैं। इसमें अच्छी तंतुओं के और माइटोकॉन्ड्रिया का आवरण होता है। शुक्राणुओं के दलन के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जो क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। नंबर अगला टेल, इसको इंग्लिश में टेल कहते हैं, पूंछ। शुक्राणु का सबसे पिछला भाग, शुक्राणुओं के सबसे पिछला भाग अर्थात मध्य, दूसरे भाग के ठीक नीचे की तरफ का जो भाग होता है वह पतला होता है और वह पूंछ या टेल कहलाता है। शुक्राणुओं में सहायक होता है और पीछे के अच्छी तंतु चारों ओर कोई आवरण नहीं पाया जाता है। इसके अच्छी तंतुओं के चारों तरफ कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। तो कह सकते हैं कि इसमें जो स्पर्म होता है इसमें हेड, 3 भाग पाए जाते हैं, हेड, और दूसरा इसका मिडिल पीस, तीसरा टेल। तो हेड इसका पहला भाग होता है, पतला होता है, इसके आगे एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम गोल्जी बॉडी का बना होता है, गोल्जी काय का बना होता है। इसका दूसरा भाग शुक्राणु के मध्य का भाग मिडिल पीस कहलाता है, और जो अंतिम वाला भाग होता है पूंछ वाला भाग उसे टेल या पूंछ कहते हैं। टेल या पूंछ कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों,
आप लोगों को हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि, उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में मुझे नहीं बता रहे हैं। यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताते। इसका मतलब इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि मेरे कमेंट बॉक्स में किसी प्रकार की कोई कमेंट नहीं आ रहा है। इससे मतलब होता है, इससे पता चलता है कि आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़ोरदार तरीके से चल रही है और आपको समझ में भी आ रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर 3 का क्वेश्चन लेके आया, मानव जनन या रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, इसमें मैंने आपको पढ़ाया। तो 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए और आप अच्छे तरीके से इनको याद कर लीजिए। और हमारी वीडियो अभी तक आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।